चलिए लिखिए, बुक दो। लिखिए पहला समतल दर्पण। पहला लिखिए समतल दर्पण, लिख के डैश दो। देखिए समतल दर्पण क्या होता है? आप ध्यान रखिएगा, ये जो ऊपर वाला सतह है इसको कहते हैं परावर्तक सतह, और जो नीचे सतह है इसको कहते हैं रजतीत सतह। ओके, तो समतल दर्पण किसे कहेंगे? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह यानी ऊपर वाला समतल हो। कैसा होना चाहिए? समतल होना चाहिए, ये वाला, उसको कहते हैं समतल दर्पण। दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग होता है ना। खोखला गोला होता है, इसके अंदर से रंग दो काट करके, या फिर आप बाहर से रंग दो, समझे? या फिर आप बाहर से रंग दो, इसको कहा जाता है गोलीय दर्पण। अगर आप अंदर से रंग दिए तो उत्तल दर्पण, बाहर से रंग दिए तो अवतल दर्पण। लिखिए वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। फिगर बना लीजिए। समतल दर्पण का फिगर बनाइए। दूसरा लिखो गोलीय दर्पण। दूसरा लिखिए गोलीय दर्पण। डैश देख के लिखो। वह दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग होता है, वह दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग होता है, वह दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग होता है तथा जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ या उभरा हुआ होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। देखिए बोर्ड पर ध्यान देना, अगर आप इसको काट करके अंदर से रंग दोगे, इस फिगर की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप इसको बीचे से इसे काट दो
अंदर से रंग दो तो परावर्तक सतह तो इधर वाला हुआ ना, तो ये देखो उभरा हुआ है, उभरा हुआ मतलब बाहर से फेंका हुआ है, ये देखो बाहरी में है, निकला हुआ है ये, तो इसको कहेंगे उभरा हुआ है इसका परावर्तक सतह। इसको क्या कहोगे, यहां से काट दो तो इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर क्या है, धंसा हुआ है। ओके, तो वह दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग होता है तथा जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ या धंसा हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। नीचे स्टार लगा के लिखिए, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल दर्पण, पहला लिखिए उत्तल दर्पण। देखो उत्तल दर्पण कैसा होता है जरा समझेंगे आप। इसको अंदर से रंग दो तो ये हो गया आपको उत्तल दर्पण, यानी कि इसका परावर्तक सतह क्या है, उभरा हुआ है। और यदि आप बाहर से रंग दोगे तो वो हो जाएगा अवतल दर्पण। अगर आप इसको बाहर से रंग देते हो तो हो जाता है अवतल दर्पण। तो इसमें जो परावर्तक सतह है वो क्या है, धंसा हुआ है। तो परिभाषा बहुत सिंपल होगा, वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, और वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा देख सकते हो फिगर में धंसा हुआ है। लिखिए, वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। फिगर बना लीजिए। अगला लिखिए अवतल दर्पण, लिख के डैश दो। डैश दे के लिखिए, वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है उसे 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 अवतल दर्पण कहते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। फिगर बनाइए। हो गया।
तीसरा लिखिए परवलयीय दर्पण, यही था ना, परवलयीय दर्पण। परवलयीय दर्पण, देखो परवलयीय दर्पण ऐसा होता है, इसको अगर आप बाहर से रंगोगे तो ये पूर्णतः गोलीय नहीं है, देख सकते हो आप, ये पूर्णतः गोलीय नहीं है। डैश देके लिखिए वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह पूर्णतः गोलीय नहीं होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह पूर्णतः गोलीय नहीं होता है, उसे परवलयीय दर्पण कहते हैं, उसे परवलयीय दर्पण कहते हैं। फिगर बना लीजिए। बुक किसी के पास है, फिजिक्स का बुक किसी के पास नहीं है? हो गया। तो आपने तीनों दर्पण देख लिया, समतल, गोलीय और परवलयीय। देखिए आज आपका तीसरा दिन साइंस चल रहा है। जिस दिन हम सुनेंगे खड़ा करके और यदि आप नहीं बता पाए तो फिर आपको दंडित किया जाएगा, ये बात याद रखिएगा। और अभी से ही टेस्ट से भागने लगे आप लोग तो आगे क्या होगा अंदाजा लगा लो। अभी तो शुरुआत है, शुरुए में टेस्ट से कुछ लोग भागना शुरू कर दिए। कब तक भागोगे? हमेशा याद रखिए, भागने से अगर समस्या हल होती तो हर कोई भागता, लेकिन कुछ समस्याएं भागने से समाप्त नहीं होती और बढ़ जाती हैं, समझे? टेस्ट से भागिए मत, टेस्ट दिया कीजिए। चलिए देखिएगा, गोलीय दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण पद, कलम रख दीजिएगा, ध्यान से सीखिएगा। गोलीय दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण पद। देखो बच्चे, जो गोलीय दर्पण होता है, ठीक है, वह एक गोला होता है। अब ये जो गोला है आपका, ध्यान दीजिएगा, इसी को अगर बीच से काट दो, है ना, तो इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास करेंगे। देखो ये दो गोला हो गए। अगर इसको हम बीच से काट दें और अंदर से रंग दें, क्योंकि खोखला होता है तो आप अंदर से रंग सकते हैं भाई, तो ये बन जाएगा आपका कौन सा दर्पण? उत्तल। और यदि आप इसको बीच से काट दो और इसको आप बाहर से रंग दो तो ये बन जाएगा आपका अवतल दर्पण। ओके, अब यहां सीखिएगा, ये जो दर्पण है ए से बी तक,
यही ना होगी दर्पण की चौड़ाई। तो ए से बी तक जो देख सकते हो, ए बी, जो कि दर्पण की क्या है, चौड़ाई है, उसमें भी आप समझते चलिएगा। ऐसे ही हम एगो में समझाते चलेंगे, आप दूसरा में भी समझते चलिएगा। तो ए से बी जो दर्पण की चौड़ाई है, इसी को हम कहते हैं दर्पण का द्वारक। अब आपसे पूछ दे कि दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, तो कहेंगे दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दूसरा चीज, चूंकि गोला है बच्चों, तो गोला है तो गोला का केंद्र भी होगा, कहीं ना कहीं केंद्र होगा ना, सी, गोला के केंद्र होता है ना, इसका भी केंद्र होगा सी। तो जो गोला का केंद्र है, गोला का केंद्र, उसमें भी आप समझते चलिएगा, उसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र। यानी कि गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग है, उस गोला के केंद्र को क्या कहोगे, वक्रता केंद्र। ओके, गोलीय दर्पण खोखला गोला का भाग होता है ना, तो गोलीय दर्पण जिस खोखला गोला का भाग है, उसके केंद्र को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। अब बच्चे ध्यान से सीखिएगा, अब यहां से यहां तक इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या कहते हैं ना। तो गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग है, उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। अरे भाई, ये गोलीय दर्पण गोले का ना भाग है, तो गोला की जो त्रिज्या होगी, उस त्रिज्या को हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। ओके, उसके बाद आ जाइए, ये जो दर्पण है, इसका मध्य बिंदु, इसका नाम रख दो O, यानी कि दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा, उसको हम कहेंगे ध्रुव। दर्पण का क्या कहलाएगा वो, इसमें और उसमें दोनों में आप एक साथ रिलेट करते चलिएगा, जो इसमें होगा सो उसमें होगा। ओके, अब अगर हम एक लाइन खींचें, अगर हम एक लाइन खींचें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम एक लाइन खींचें, बहुत बदमाश है ये ब्लैक बोर्ड, दोबारा मेहनत करवाता है। अगर हम एक लाइन खींचें, ये जो कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से होता हुआ गुजरे, देख रहे हो ना, एक ऐसी लाइन जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरेगा, इसको कहा जाएगा दर्पण का मुख्य अक्ष। इसको क्या कहेंगे, दर्पण का मुख्य अक्ष। सब कुछ आपको फिगर में नजर आ रहा है, एवरीथिंग प्रॉपर रूप से। अब सेम चीज आप इधर भी कर सकते हो। ओके, फिर से एक बार आपको समझा देते हैं। ये जो दर्पण की चौड़ाई है ए बी, उस ए बी को क्या कहेंगे, दर्पण का द्वारक। यानी कहेंगे दर्पण की चौड़ाई को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं, और दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा, दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। ओके, गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग है, उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। रिवीजन करवा रहे हैं, जो उधर था सो इधर है। और वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, दर्पण का मुख्य अक्ष कहेंगे। क्लियर है? तो चलिए आप इस फिगर को उतार लीजिए, उसके बाद परिभाषा शुरू करते हैं। जब आप एप्लीकेशन पर होंगे तो ये चीज आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा।
हो गया। घर में जो है ना थोड़ा सा गोला बनाने का अभ्यास करिए। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण सुंदर बनना चाहिए। कल अच्छा से ट्रेंड होके आइएगा कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण आप सुंदर बना सकें, क्योंकि कल हम लोग फिगर का निर्माण पढ़ेंगे। लिखिए, फिगर हो गया ना। देखो पहला लिखिए दर्पण का द्वारक, लिख के डैश दो। दर्पण का द्वारक लिख के डैश दीजिए। दर्पण का द्वारक लिख के डैश दो। लिखिए डैश दे करके। दर्पण की चौड़ाई को, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दूसरा लिखिए वक्रता केंद्र, लिख के डैश दो। वक्रता केंद्र लिख के डैश दीजिए। लिखो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को, उसके केंद्र को, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र, कोष्ठ में लिख देना सी, कोष्ठ में लिख दो सी। उसके केंद्र को वक्रता केंद्र, कोष्ठ में लिख दो सी कहते हैं। अगला लिखिए वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या लिख के डैश दीजिए। लिखिए गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या को, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कोष्ठ में आर लिख देना, वक्रता त्रिज्या कोष्ठ में आर कहते हैं। अगला ध्रुव, अगला लिखिए ध्रुव, डैश देकर लिखो।
दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कोष्ठ में O, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कोष्ठ में O कहते हैं। अगला लिखिए मुख्य अक्ष। अगला लिखिए मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष लिख के डैश दो। लिखिए दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। एक चीज रह गया, फोकस। तो फोकस अभी नहीं, फोकस हम आपको कुछ देर के बाद एक्सप्लेन करेंगे। अब हेडलाइन डाल दीजिए, कुछ महत्वपूर्ण किरणें कुछ महत्वपूर्ण किरणें चलिए ध्यान से देखिएगा। पहला, जैसे मान लो ये आपका अवतल दर्पण है, ओके, ये है इसका मुख्य अक्ष। बच्चे ध्यान देना, यहां तो हो गया O यानी ध्रुव। इसको गोला बनाओगे, अगर इसको गोला बनाओगे तो गोला इधर बनेगा। ध्यान देना, अगर इसको गोला बनाएंगे आप तो गोला कने बनेगा, गोला इधर बनेगा ना ऐसे। तो इसका मतलब है कि इसका वक्रता केंद्र, ऐसे गोला बनाओगे तो एक अंदाज ले लो कि इतना बड़ा गोला होगा, तो मोटा मोटी C मान लो यहां होगा। ठीक है। O और C के ठीक बीच में F होता है, O और C के ठीक बीचों बीच, तो एक अंदाज से मान लो यहां F होगा। हम पहला किरण ले रहे हैं मुख्य अक्ष के समानांतर किरण। मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण यक्ष है, मुख्य अक्ष, इसके समानांतर ऐसे जा रही है। मान लो कोई किरण ऐसे जा रही है, ठीक है। तो जब ये किरण इस तरह से समानांतर जाएगी तो यहां से टकरा के लौटेगा, परावर्तन होगा क्योंकि दर्पण है। तो जब यह परावर्तित होगी तो याद रखिएगा फोकस से होकर के गुजरेगा। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण जाएगी तो दर्पण से टकरा के कोई चीज से लौटता है, फोकस से। ये पहला चीज याद रखना है। क्यों लौटता है वो हम डिस्कस कर देंगे आपको, फिलहाल अभी बस याद रखना है कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा तो दर्पण से टकरा के कोई चीज से गुजरेगा, फोकस से। दूसरी किरण, यदि कोई किरण फोकस पर आपतित हो,
मान लो कि यदि कोई किरण फोकस पर ही आ गया, कहने का अर्थ है यह है आपका अवतल दर्पण, यह है इसका मुख अक्ष, यदि कोई किरण फोकस पर ही आ जाए तो क्या होगा? यदि कोई किरण फोकस पर ही आ जाए ऐसे, ये कहने का मतलब है यदि कोई किरण फोकस पर आपतित हो तो परावर्तित तो होगा, तो परावर्तित होने के बाद वो मुख अक्ष के समानांतर हो जाता है। ठीक इसका उल्टा, यदि समानांतर आएगा तो फोकस से जाएगा, और यदि फोकस पर आएगा तो समानांतर हो जाएगा। इस चीज को आपको गांठ बांध के रख लेना है। ये ठीक एक दूसरा के अपोजिट है दोनों। यदि कोई किरण समानांतर आएगा तो फोकस से जाएगा, और यदि फोकस पर ही आ गया तो समानांतर हो जाएगा। तीसरा केस, यदि कोई किरण वक्रता केंद्र पर आपतित हो, बस ये 3 किरण अगर याद हो गया बच्चों तो आप सारा डायग्राम रटेंगे नहीं, समझेंगे। समझे? हम आपको प्रयास करेंगे कुछ भी रटाने का नहीं, और शुरुए दिन कहें कि आप भी रटने का कोशिश मत करिएगा। देखिए, यदि कोई किरण वक्रता केंद्र पर ही आ जाए तो क्या होगा? यदि कोई किरण आपकी वक्रता केंद्र पर ही आ गई, यानी कि सी पर आया, यदि कोई किरण सी पर आ जाए तो क्या होता है? अगर कोई किरण सी पर आएगा तो याद रखना है वो लौट करके सी पर ही जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है ये आपको सोचने के लिए हम छोड़ दे रहे हैं। ओके भाई, आप भी तो स्कूल जाते हैं, कुछ वहां भी सीखना है नहीं? चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। 3 चीजें हैं। यदि कोई किरण मुख अक्ष के समानांतर आएगी तो फोकस से जाएगी। क्यों, ये आपको सोचना है। यदि कोई किरण फोकस पर आएगी तो समानांतर हो जाएगी, और सब में लग रहा है व्हाई। इस व्हाई का जवाब आपको खोजना है। तो 3 किरण है, ध्यान देना है आपको। 3 किरण याद हो जाएगा ना, कुछ भारी तो नहीं है। समानांतर आएगा तो फोकस से जाएगा, फोकस पर आएगा समानांतर हो जाएगा, केंद्र पर आएगा तो केंद्र पर जाएगा। नोट करो।
अवतल दर्पण के लिए है। तीनों किरण किस चीज के लिए हम लोग पढ़े हैं? अवतल दर्पण में। उत्तल में अलग होगा।
चलिए सुनिएगा बच्चे, अब हम आपको ए को दिखाते हैं। कलम रखो। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। पहला केस हम ले रहे हैं, जब वस्तु अनंत पर हो। ध्यान दीजिएगा, वस्तु अनंत पर है, ओके, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, यही आपका प्रश्न है। प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा, सारा उसके गुण अवगुण सब कुछ सुनो। ये हो गया आपका अवतल दर्पण, गोला इधर बनेगा, ध्यान देना। ये हो गया सी, ये हो गया एफ, ओके। अनंत पर है, तब अनंत तो कोई देखा नहीं है, मान लो इधर कहीं होगा। अनंत कोई देखा थोड़े है, वस्तु बहुत दूर है। अनंत कहने का मतलब वस्तु बहुत दूर है, ओके। तो आपको अभी ये बताए थे कि आपको 3 किरण याद रखने हैं, एक समानांतर, एक फोकस पर आने वाली, एक वक्रता केंद्र पर आने वाली। तो अनंत पर जब वस्तु है तो पहली किरण समानांतर लाइए, ठीक है। तो समानांतर जब किरण आएगा तो टकरा के किससे गुजरेगा, फोकस से, सही है। दूसरी किरण भी आपको नीचे से लेकर आना होगा, क्योंकि जब वस्तु अनंत पर हो ना तब, क्योंकि कोई ठीक नहीं है वस्तु ऊपर है कि नीचे है, 2 किरण लेकर चलना है आपको। इहो आया मुख्य अक्ष के समानांतर, तो इहो टकरा के कौची से गुजरेगा, फोकस से। दोनों किरण कहां कटा, फोकस पर। तो दोनों किरण जहां कटा है इसी बिंदु पर बन गया आपका प्रतिबिंब, ओके। अब यहां देखो, हमेशा जो जब 2 किरणें जहां कटेंगी ना वहीं बनता है प्रतिबिंब, याद रखिएगा। तो ये दोनों जहां कटा वहां बना प्रतिबिंब। तो पहला स्थिति हो गया कि प्रतिबिंब कहां है, फोकस पर। याद रखना होगा आपको कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। दूसरा चीज, प्रतिबिंब उल्टा है। अब हम उल्टा क्यों कह रहे हैं वो सुनो। ऊपर वाला भाग नीचे आ गया है या नीचे वाला भाग ऊपर चल गया है। देखो किरण आरेख से समझे, जो ऊपर वाला हिस्सा था मान लो यहां वाला, वो देखो नीचे शो कर रहा है, नीचे वाला हिस्सा ऊपर शो कर रहा है। इसका मतलब है कि आपका प्रतिबिंब उल्टा है। तीसरा चीज, रट भी जाना समझ भी लो, अगर उल्टा है तो वास्तविक होगा, ये रट लेना, समझा भी देते हैं, सुनो। जब किरण अपने आप कट रहा हो, जब किरण अपने आप कट रहा हो, देख लो ये अब हम तो बरियारी थोड़े काट रहे हैं, समानांतर आया फोकस से गया, समानांतर आया फोकस, ये खुद ही कटा है ना। तो जब खुद ही कटेगा तो वास्तविक, ओके। या ऐसे याद कर लेना कि उल्टा होगा तो वास्तविक, हमेशा आजीवन इस बात का गांठ बांध लो, उल्टा है तो वास्तविक। चौथा, प्रतिबिंब देख रहे हो इतना छोटा है कि आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है कि प्रतिबिंब है कहां, तो प्रतिबिंब बनेगा बहुत छोटा। यह चीज आपको माइंड में रखनी है। अब एक केस और लेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखो दूसरा, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। अब यहां से आपको दिमाग में घंटी बजना शुरू हो जाएगा। यह अवतल दर्पण है, यह है मुख्य अक्ष ओ सी एफ, इधर अनंत है। वस्तु को कहां रखना है सोचो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, यहां वस्तु है।
हमेशा वस्तु को सीधा रखिएगा। अभी तक बोलो, कोई दिक्कत है? वस्तु कहाँ है? तो साफ लिखल है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो वस्तु को यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो। सी के बस बाहर रखना, क्योंकि अनंत और सी के बीच में रखना है, कहीं भी रख दो। जैसे दोनों दीवार के बीच में हम खड़ा है कि नहीं, देखो ये दीवार वो दीवार के बीच में है कि नहीं है। हम बीचों बीच नहीं कह रहे हैं, वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, बीच में ही है। यहां खड़ा है तब वही है, दोनों दीवार के बीच में है। तुम भी इस दीवार के बीच में हो, वो इसी दोनों दीवार के बीच में है। तो बीचों बीच या बीच में फर्क है। ओके, तो आपको रखना है अनंत और सी के बीच में रख दिए। अब कोई दो किरण लेके चलो, जो तीन को आपको सिखाए थे। पहला किरण समानांतर लेके चलना। हमेशा याद रखो कि एक किरण हमको समानांतर ले जाना है, जो टकरा के कहां से गुजरता है, फोकस से। दूसरी किरण जो तोरा मन करे, तीन किरण बताए हैं, जिसमें एक किरण यूज कर लिए, इसको हमेशा यूज करना है। बाकी दोगों में कौन यूज करोगे, बोलो? सी पर लेकर चलोगे तो सी पर लेके चलो। तो आपको पता है कि जब सी पर लेकर जाओगे, गड़बड़ हो गई, एग्जैक्ट फिगर होना चाहिए ना, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं। सी पर लेकर आओगे तो सी ए पर जाएगा। दोनों कहां कटा देख सकते हो, हम बरियारी ना काटे हैं, अपने आप कटा है। जहां कट गया वो हो गया आपका प्रतिबिंब। अब इसमें चार गुण आपको लिखना है। प्रतिबिंब कहां है भाई? एफ और सी के बीच में। छोटा है वस्तु से, देखो तो वस्तु से बिल्कुल छोटा है। अक्ष के नीचे है तो उल्टा भी है, देख लो, ये ऊपरे में है, ये नीचे में है, तो उल्टा भी है, और उल्टा है तो वास्तविक होगा। चलिए अब आप नोट कर लें। हेडलाइन लगा दो, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण।